हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पामीज़ लाइफ इन हांगकांग। सो हम लोग जो बुक रीड कर रहे थे उसका नाम था उस बिल थिंक एंड ग्रो रिच, और उसका जो मैं सबटाइटल पढ़ने लग गई थी तो हम कहाँ पहुँचे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं बुक को, मैं तो कर रही हूँ। और आई होप ये आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हेडिंग है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उस $1 बिलियन के भाषण के काफ़ी दिन बाद 12 दिसंबर 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज फिफ्थ एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठे हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमेरिका औद्योगिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिम्स और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ की हृदय कृतज्ञ थैंकफुलनेस से भरे हुए थे, क्योंकि जब वह हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एवं श्वाब ने उदारतापूर्वक मेहमाननवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिम्स और स्मिथ ने 48 साल के श्वाब से पूरी बैंकिंग सोसाइटी का अपरिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा यदि वे स्टीलमैन, हरीमे और वॉडरबिल्ट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वे अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात ख़त्म कर दें। जॉन पियरपोर्ट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वे भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं हुआ। दोनों मेज़बानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत काम की चर्चा हुई, और जितनी हुई वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मोनेंगोला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन्हें उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई भी रिकॉर्ड आज तक नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, और उस भाषण में सूक्ति और चुटकुले भी होंगे, परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब वे 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग से ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी यह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं जिस तरीके से बिस्किट, वायर, हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैमलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जोरबत और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बन चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों से प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाकपटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी जहां से वह ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नज़र में ये विचार एक पागलपन भरा सपना था। आसानी से आर्थिक चुंबक की एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगी से धाराशाही हो चुके कॉरपोरेशंस में तब्दील किया था।
और ये हंसमुख उसनिस पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इसकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनी और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे वे कितनी ही एकता का परिचय दे, परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी यही बात जानते थे। इस्कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन को छोटी कंपनियां उनके बिजनेस से किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वे अपने प्रतियोगियों की हर मील को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वे इतने संतुष्ट थे और उन्हें इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। परंतु जब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता था। जैसे एक लेखक ने कहा कि एक ऐसे नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिले ही तालाबंदी और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को ये भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी की गलतियां कहाँ हो रही हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य है मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना। श्वाब ने रोचक अंदाज में सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को ये बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण ये है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल श्वाब को ये बात पता नहीं थी, परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शंस के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौटे और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वे एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिक्रिस के पास वापस लौट गए, जहां वे अगले कदम का इंतज़ार करने लगे। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो बोझ रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया था कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वह युवक ज़रा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी की विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में वेल्यूअर होटल में जा रहे थे तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकार की माने तो इस घटना की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रू कार्नेगी थे। वे मानते थे कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर संकोत कार्नेगी के दिमाग की उपज थी, परंतु सच्चाई उससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया
तो वे भी यही जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वे बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई और कॉर्पर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है इनसे सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसने मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया था। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था, तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, ना उससे अधिक ना उससे कम। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वही कंपनियां रहेंगी जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खुद खरीद लूँगा। मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूँगा। मॉर्गन ने जवाब दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे, और बेचेंगे तो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग, ये बहुत ज़्यादा डॉलर है फ्रेंड्स, 320,000,000 डॉलर। और वे ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, नगद? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नगद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था, जब तक कि दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उस वक्पुटता के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों का मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दिया और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग 400,000 डॉलर था, और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 320,000 डॉलर के आंकड़ों को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 80,000 जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस किया कि काश मैंने आपसे 100,000 अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल जाते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफ़ी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की, अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासक करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने एक स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेचा कि सारा का सारा पानी कई लोगों को अनुमान था 600,000 डॉलर पलक झपकते ही सोख लिया। 48 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे।
अब तक अन्य उदाहरण बताते हैं कि किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों धन एकत्रित कर लिए और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनाने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफ़ी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वे अपने लिए काफ़ी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वह मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि यह उस वक्त के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारियों और हरे होल्डर जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संबंधी $36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति ने ही टेम्पल्टन ग्रुप को आज सबसे अग्रणी फंड ग्रुप में काबिज किया है। उसका एक उदाहरण ये है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस कंपनी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी $1 मिलियन है, उनकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक कि उनका मन संतुष्ट हो गया था कि उन्होंने दौलतमंद बनने में काफ़ी लोगों की मदद कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये एंड ऑफ चैप्टर आई थिंक 6 है या 7 है, और आई होप यू आर एंजॉइंग द रीडिंग। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए बुक के साथ, और मैं इसमें अपने ब्लॉग्स भी डालती हूँ, कहीं मैं विज़िट करती हूँ प्लेसेस, तो ये सारा मिक्स ही मैं ट्राई कर रही हूँ। और आजकल मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं स्कूल की, तो आई एम ट्राइंग टू अपलोड मोर वीडियोस। स्कूल खुल जाएगा तो अगेन आई विल बी बिजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, जस्ट स्टे विद मी, spread positivity, love yourself. Books are your best friends, so keep reading, keep listening, enjoy your life guys, all the very best.